दोस्तों, कुछ साल पहले ना सहारा नाम की एक कंपनी थी सहारा। और उसके जो हेड थे उसका नाम था सुब्रमण्यम। इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने ना चीट फंड के तहत काफ़ी बहुत बड़ा गफला कर दिया था, बहुत बड़ा स्कैम कर दिया था। और उन्होंने ना करोड़ों रुपए दबा दिए थे। लोगों के जो पैसे थे ना, चिट फंड वो करते थे, लोगों से पैसे पैसे लेते थे और उन्होंने वो पैसे वापस नहीं किए। अब वो पैसे जो लेते थे ना, उन्होंने एजेंट अपॉइंट किए थे उस आदमी ने, जो ओनर था ना कंपनी का सहारा का। और वो एजेंट के द्वारा उसने पैसे लिया था। और जब पता चला कि ये स्कैम हो गया है तो उसको कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था, पुलिस वगैरह, क्योंकि उसने बहुत सफाई से वो काम किया था। मतलब उसने ऑन पेपर वो उसकी तरफ उंगलियां उठ ही नहीं रही थी। पता तो सबको था इसने पैसा खाया है, पर वो ना उसकी तरफ उंगली नहीं उठ रही थी, क्योंकि उसने ऑन पेपर बहुत सही था, वो स्मार्ट था, बहुत बड़ा क्रिमिनल माइंडेड था। उसने बाकी लोगों को फंसा दिया। और जिनको फंसाया था वो तो एकदम गरीब थे एजेंट, वो 4-4 5-5 हज़ार पेमेंट पे काम करे थे उसके पास। तो फिर मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सबको पता, अब लोगों का गुस्सा इतना ये हो गया था कि मतलब लोग एकदम सुसाइड करने रोड पे निकल गए थे। इतना बड़ा जुलूस निकालते थे लोग, हज़ार हज़ार 10,000 लोग रास्ते पे आते थे वो कोलकाता में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उठा लिया और जेल में डाल दिया। अब जैसे उसको जेल में डाला ना, उसका वकील आया और वो सुप्रीम कोर्ट में दलील देने लगा कि सुप्रीम कोर्ट को उसने बोला कि आप ऐसे उसको उठा के डाल नहीं सकते, क्योंकि उसके पास आपके खिलाफ उसके खिलाफ आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं। समझ गए आप, उसको ऐसे कैसे उठा सकते हैं आप, कौन से आपने लॉ के तहत उसको उठाया और जेल में डाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला पता है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तथास्तु। और उन्होंने बोला आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट के पास ना एक आर्टिकल है, आर्टिकल 142। उसके पास ना उसके अंडर, उस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, लोग जनहित में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन दे सकता है। भले उससे रिलेटेड कोई लॉ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है या कुछ भी मैटर हो, कोई लेना देना नहीं। आर्टिकल 142 जो है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन दे सकता है। समझ गए। अब आप सोच रहे हो मैंने ये स्टोरी क्यों बताई, क्योंकि आज का जो लेक्चर ना उसमें हम सारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। समझ गए आप, तो पूरा एकदम डिटेल में हम सुप्रीम कोर्ट को देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी सीरीज़ का 39वां नंबर का लेक्चर है। हम देख रहे थे हमारी पॉलिटी की सीरीज़, जिसमें हम देख रहे थे तीसरा नंबर का यूनिट है जिसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट। और उस सेंट्रल गवर्नमेंट वाले यूनिट में हमने अब तक 8 चैप्टर को ख़त्म किया था। देखो लास्ट जो चैप्टर था प्रीवियस वो था पार्लियामेंट्री फॉरम से रिलेटेड। और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनिट है इसका हम आज लास्ट चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर 9 ऑफ थर्ड यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब हमें ये जो देखना है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, उससे जो बेसिक रिलेटेड जो चीज़ें कि उसमें कितने जजेस होते हैं, क्या होता है, वो हम इसमें देखेंगे। दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे आर्टिकल्स। अब हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो पढ़ना है ना, वो हम आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे। आर्टिकल वाइज मतलब कैसे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारा देश का जो संविधान है, उसमें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है आर्टिकल्स में। मतलब 124 से लेके 127 कितना 147 तक इतने आर्टिकल जो है ये सारे के सारे डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो जैसे ये आर्टिकल 124 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट कब बना था, कहाँ बना था, क्या चीज़ है। 125 में लिखा है इसका सैलरी कैसा होगा। 126 में लिखा है कि जजेस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा। तो हम जो हमारा पूरा की पूरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पढ़ने वाले हैं, हम वो आर्टिकल के वाइज देखेंगे, एक एक आर्टिकल को हम निपटाएंगे। और लास्ट में तीसरा जो फेज है अभी, मतलब तीसरा जो पार्ट है अभी हमारे चैप्टर का आज के, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ना कुछ इंडिपेंडेंस है काम करने के लिए, इसकी वजह से उसको मतलब कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंस है, वहाँ सरकार वाकर उनको उंगली नहीं कर सकती। तो वो भी चीज़ हम देखेंगे। समझ गया आप। तो इससे 3 पार्ट में हमने हमारे चैप्टर को डिवाइड किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या है, जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था 124 से लेके 147 तक ये जो सारे आर्टिकल है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से डील करते हैं। जो सब सुप्रीम कोर्ट बना था उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल जजेस की संख्या थी वो थी 8 जजेस। नंबर ऑफ जजेस जो थे टोटल वो 8 थे। और आज 2020 में सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल जजेस है वो 34 है। समझ गए आप। और ये जो जजेस की संख्या है ये 8 से लेकर 34 तक हुई। तो किसने बढ़ाई, किसके पास पावर है। देखो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नंबर ऑफ जजेस की संख्या बढ़ाने का काम जो है, जो पावर है, वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के पास और एक पावर है क्या, देखो पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बट कैन नॉट रिड्यूस इट्स जुडिक्शन। इसका मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट जो है हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का जो काम करने का जुडिक्शन है, कार्य क्षेत्र है, मतलब कौन से एरिया है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे सकता है, अपना जो पावर्स है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, यूज़ कर सकता है। जैसे कि अगर 2 स्टेट के झगड़े होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर जाता है। पानी का झगड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर जाता है। कोई अगर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है और वो अगर वहाँ के जो पिटिशनर उनको वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ऐसे अलग अलग एरियाज हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन है। तो
पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अपना सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिक्शन है उसको बढ़ा सकती है पर घटा नहीं सकती। समझ गए ना अभी आप, पार्लियामेंट के पास पावर है सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिक्शन उसको बढ़ा सकती, घटा नहीं सकती। तो अभी सुप्रीम कोर्ट वाले पार्ट में हमने, पहले वाले पार्ट में हमने ये देखा 124 से लेकर 147 तक जो आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट के इसमें आते हैं। अब अभी फिलहाल 34 मेंबर से जो मेंबर ने एक्चुअली जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, और पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन बढ़ा सकती है पर घटा नहीं सकती। और पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस है, नंबर ऑफ जजेस, उसका भी कम करना, कम बढ़ाना, वो काम भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। घटा तो नहीं, एक्चुअली वो बढ़ाना ही पड़ता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल्स। देखो अभी मैंने बताया ना आपको, हमें आर्टिकल वाइज पूरा का चैप्टर पढ़ना है। अभी यहाँ पे देखिए इतने आर्टिकल्स हैं, कहाँ से लेके 124 से लेके 147 तक, ये सारे आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को से डील करते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है आर्टिकल्स में, एस्टेब्लिशमेंट एंड कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आता है इसमें। एक तो 124 वाले आर्टिकल में आता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कब बना था सुप्रीम कोर्ट, ये इसमें आता है। 125 में आता है सैलरी क्या है सुप्रीम कोर्ट की जजेस की, वो आता है। उसके बाद समझ रहे हैं, ऐसे सारे के सारे वन बाय वन हमें सारे आर्टिकल देखने जिस पे क्वेश्चन आते हैं। 124 से लेकर देखो यहाँ पे 134 हो गया, वहाँ से 139 हुआ, उसके बाद 144 हुआ, और बाद लास्ट में देखो ये 147 हुआ। इतने आर्टिकल्स हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से देखने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 124, जिसमें लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कब बना था सुप्रीम कोर्ट। देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, ये जो अंग्रेज थे ना, इन्होंने एक एक्ट लाया था। इसी एक्ट में उन्होंने लिखा था कि देयर शुड बी वन फेडरल कोर्ट। मतलब जो 1935 का जो एक्ट आया था उसमें अंग्रेजों ने ऐसे लिखा था कि एक मतलब जो इंडिया है उसमें एक फेडरल कोर्ट होगा। फेडरल कोर्ट मतलब क्या, पूरे देश के लिए एक कोर्ट होगा। बाद में हम जब आज़ाद हुई, हमने उसी फेडरल कोर्ट को नाम चेंज करके क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल दिया। और उसका इनॉग्रेशन आज़ाद भारत का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसका इनॉग्रेशन कब हुआ था, 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है आज़ाद इंडिया का, उसका इनॉग्रेशन किया था। उसके बाद हमारा जो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या, सबसे ऊपर होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली, उसके नीचे होगा हाई कोर्ट, उसके नीचे होगा ये सेशन कोर्ट जो है ना, सेशन कोर्ट वाला वो, और उसके नीचे होगा ये टुच्चे मुच्चे कोर्ट होते हैं ना, तहसील लेवल पे वो कोर्ट होती है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या, मतलब आपको एग्जांपल देता हूँ। बॉम्बे का एक सेशन कोर्ट था, बॉम्बे में एक सेशन कोर्ट था, उसमें सलमान खान का एक केस चल रहा था। उसने ना कुछ लोगों को रोड पे मतलब उनके ऊपर गाड़ी चला दी थी, तो वो केस चल रहा था 1998 से अब तक। तो वो जो एक सेशन कोर्ट था बॉम्बे का, उसने सलमान खान को सज़ा दी थी कि इसको 5 साल की सज़ा हो गई। समझ गए, इसको 5 साल खड़े मतलब उधर जाना पड़ेगा जेल में। समझ गए। उसके बाद सलमान खान को ना मतलब उसको तो वो फट गई उसकी, उसको लगा साला अभी तो 5 साल जेल लाना पड़ेगा। तो उसने क्या कर दिया, इसको ये जो जजमेंट था ना, ये सेशन कोर्ट ने दिया हुआ, ये जो उनका डिसीजन था, इसके खिलाफ उसने पिटीशन दर्ज कर दी बॉम्बे हाई कोर्ट ने। बॉम्बे हाई कोर्ट में उसने ये कर दी, पिटीशन जारी कर दी। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, उस पर स्टे लगा दिया उस चीज़ पे। ये जो था सलमान खान का मैटर, उसके वजह से आज वो खुला घूम रहा है। और अभी वो केस चल रही है बॉम्बे हाई कोर्ट में। और नहीं उसने स्टे नहीं लगा, हाँ स्टे लगा दिया शुरू में तो, और बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने थोड़े दिन बाद वापस उसने वर्डिक्ट दिया। और वर्डिक्ट क्या दिया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला सेशन कोर्ट का जो फैसला है वो हमें मंजूर है, सेशन कोर्ट ने सही फैसला लिया। अब वापस इसकी फट गई, फिर ये कहाँ गया, ये सुप्रीम कोर्ट में गया। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसके डिसीजन पे स्टे लगाया, मतलब जो उसको जो 5 साल की सजा हुई उस पर स्टे लगा दिया है। तो हमने एक चीज़ इस चीज़ से क्या सीखा, देखो सेशन कोर्ट का अगर जो डिसीजन है अगर वो आपको मंजूर नहीं हो तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, हाईकोर्ट का मंजूर नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका मतलब ये पूरा जो सिस्टम है वो क्या है, इंटीग्रेटेड है। समझ गया आप। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें सबसे टॉप पे होता है और बाकी जो हाईकोर्ट्स वगैरह होते हैं उसके नीचे में होते हैं। तो ये हमने देख लिया आर्टिकल 124। उसके बाद आर्टिकल 125 देखते हैं। 125 वाला आर्टिकल में क्या लिखा है, उसमें लिखा है सैलरी ऑफ जजेस। उसमें लिखा है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस हैं उनकी सैलरी कहाँ से आती है। देखो उनकी सैलरी जो है ना वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। सबसे पहले डिसाइड कौन करता है, सैलरी अलाउंसेस लीव पेंशन एंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और उनका पैसा कहाँ से आता है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वहाँ से आता है। इसका मतलब ये जो पार्ट होता है बजट में जब ये आता है ना, मतलब सैलरी होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, वो चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है, मतलब उस पर वोट नहीं होता। इसका मतलब कुछ भी हो जाए इनका पैसा कटेगा नहीं। समझे, इनका पेमेंट तो होना ही होना है। बजट में एक्चुअली जो भी चीज़ आती है ना पास होने के लिए, तो एक पार्ट होता है वोट करने, वहाँ पे वोट होता है। अगर कुछ लोगों ने उस पर वोट नहीं किया तो वो चीज़ पास नहीं होती। और एक कुछ ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो होते हैं उनका सैलरी वगैरह होता है, तो वो अनवोटेबल होता है, वहाँ पे डायरेक्ट वो पास किया जाता है। तो ये हमने देखा कि इनका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी आती है। इसकी वजह से इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट मतलब ये कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ भी डिसीजन लेती है, इनका पैसा तो आना है, सैलरी आना है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट होते हैं। कौन, जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो। उसके बाद सिर्फ इनका जो पेमेंट है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के द्वारा टाइम पे इसको मतलब इसको कट वट किया जा सकता है। वो फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या था, वो हमने हमारा जो दूसरा यूनिट था
उसमें देखा था हमने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, उसका 5वां चैप्टर था। आप इसको अगर देखा नहीं हो तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का जज है वो जब रिटायर हो जाता है तो उसको ना 50% जो उसका मतलब सैलरी था टोटल, जैसे कि अगर उसको 1 लाख रुपये सैलरी होगी तो उसका 50% मतलब 50,000 उसको मंथली पेंशन आती, समझ गए ना। और उसकी सैलरी इतनी कम नहीं होती, ज़्यादा होती, 2-2.5 लाख होती। उसके बाद यहाँ पे देख लिया हमने। आगे आगे देखो, अभी हमें देखना है 126 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होती है वो हमें देखना है। उसमें हमें देखना है क्वालिफिकेशन क्या होती है उसकी, उसको अपॉइंट क्या करते हैं जजेस, बाकी जजेस को भी कौन अपॉइंट करता है, उसको शपथ कौन दिलाता है, उनका टेन्योर कब तक होता है, और अगर कोई जज है अगर ये इसको हटाना है अपने पद से तो कैसे हटाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन। अब देखो ये जो है ना क्वालिफिकेशन, सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ये तो एकदम मतलब ये तो आप समझ रहे अंडरस्टूड है। उसके बाद अदर कंडीशन, बाकी क्या क्या कंडीशन है कॉन्स्टिट्यूशन में ना, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट मेंशन द मिनिमम एज ऑफ मिनिमम टेन्योर एंड एज। कॉन्स्टिट्यूशन है ना सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है ना, भले वो सीजाई हो या ये हो अपने क्या नाम इसका, बाकी जो अदर जजेस है वो है, इनका ना मिनिमम टेन्योर मतलब ये कितने साल तक काम कर सकते हैं, और इनका ये मेंशन नहीं किया है, समझ रहे क्या। मतलब इन्होंने ये नहीं बताया कि ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन नॉट मेंशन मिनिमम टेन्योर कम से कम कितने साल तक ये काम कर सकते हैं, ये नहीं मैटर किया, ये बताया नहीं है, इसलिए इनका एज मैटर करता है। इसका मतलब क्या होता है देखो, सबसे पहली चीज़ उनका कंडीशन क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। ही शुड बी द जज ऑफ हाई कोर्ट। जज अगर किसी आदमी को सुप्रीम कोर्ट का ये बनना है, जज बनना है, तो उसने ना पहले 5 साल तक जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, किसी हाई कोर्ट का, फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। उसके बाद उसने किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक एडवोकेट किया, मतलब वो एडवोकेट होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल के लिए। और तीसरी चीज़, ये जो भाई साहब है जो चुने जाने वाले जो हाई कोर्ट में जज भी थे 5 साल के लिए, और किसी हाई कोर्ट में ये 10 साल तक एडवोकेट भी थे, ये ना प्रेसिडेंट ने डिस्टिंग्विश जूरिस, प्रेसिडेंट के ओपिनियन से, मतलब प्रेसिडेंट के हिसाब से ये डिस्टिंग्विश जूरिस होनी चाहिए, तब जाके ये फिर क्या बनेंगे, ये मतलब एलिजिबल हो जाते हैं हाई कोर्ट के जज के लिए। आगे देखते हैं हम। देखो जज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो इस पे क्वेश्चन आता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो चीफ जस्टिस है वो भी इसको भी अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं हमारे देश के, विथ कंसल्टेशन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगता है, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि हमें एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है, इसके अपॉइंटमेंट के लिए मुझे जो बाकी जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट की या किसी हाई कोर्ट का जो जज है उसके साथ कंसल्टेशन करने की ज़रूरत है, उसका ओपिनियन जानने की ज़रूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट जो प्रेसिडेंट जो है हमारे वो उनके साथ कंसल्टेशन करके इसको अपॉइंट करते हैं, किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और बाकी जो जजेस है, जैसे अभी एक तो हो गया 34 है ना, एक तो हो गया बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी 34 इनको कौन अपॉइंट, कैसे अपॉइंट किए जाते हैं बाकी लोग को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एज ही डीम्स टू नेसेसरी। मतलब बाकी जो लोग हैं उनको जब अपॉइंटमेंट करना पड़ता है ना बाकी जजेस की, तो प्रेसिडेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनके साथ सलाह मशवरा करते हैं और फिर बाकियों को अपॉइंट किया जा सकता है, समझ गए। कंसल्टेशन विद सीजीआई इज ऑब्लिगेटरी और बाइंडिंग इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अदर देन सीजीआई। मतलब देखो क्या होता है, जब बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेसिडेंट को ना अगर लगता है तो प्रेसिडेंट बाकियों के साथ डिस्कस कर सकती है। बाकी कौन, जो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट के उनको अगर अपॉइंट करना है तो बाकी जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के उनके साथ और किसी हाई कोर्ट के जजेस के साथ जो प्रेसिडेंट है हमारे वो डिस्कस कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि डिस्कस करना जरूरी। बट अगर उनको नहीं लगता तो वो डिस्कस भी नहीं करेंगे। बट बाकी जब जजेस के आप अपॉइंटमेंट करते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छोड़ के, सीजीआई छोड़ के, तो सीजीआई के साथ तो आप ऑब्लिगेटरी मतलब प्रेसिडेंट उनके साथ डिस्कस करना ही पड़ेगा, बिना उनको उनका मतलब ओपिनियन ध्यान में रखते हुए नहीं लिए, बिना उनके साथ कंसल्टेशन किए हुए आप बाकी जजेस को अपॉइंट कर ही नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट की, समझ गया। और 1993 में ये जो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था उसमें उन्होंने ऐसा बोला था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा ना वो वही आदमी होगा जिसका एज सबसे ज़्यादा है, मतलब जस्ट सीनियर मोस्ट ही पोस्ट सीनियर मोस्ट आदमी जो है ना वही हमारे देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की एक रूल थी 1993 में आई। आगे देखते हैं आगे क्या है, यहाँ पे देखिए, ये देखो अभी क्वेश्चन अगर आता है आपको कि ये जो हमारे फिलहाल के देश की जो सीजीआई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कौन है, देखो इनका नाम क्या है, शरद अरविंद बोबडे। मुझे लग रहा है शायद महाराष्ट्र से बोबडे, मतलब क्या पता। तो शरद अरविंद जो बोबडे ये जो है अभी फिलहाल ये हमारे देश के सीजीआई है। इनकी पेमेंट कितना होता है पता है आपको, कितना है, 2,80,000 इनका पेमेंट होता है। उसके बाद क्या, फर्स्ट होल्डर 1 नंबर का सीजीआई कौन था, एच.जे. कनिया, एच.जे. कनिया, ये 1 साल के थे, ओके। उसके बाद क्या है, इधर और कुछ लिखा है क्या, देखो ये यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
कब ये आर्टिकल 142 के अंदर आता है, क्या कॉन्स्टिट्यूट इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट बना था किसके अंडर बना था, आर्टिकल ये। और इनका जो टर्म है वो कब तक होता है, एज ऑफ 65। मतलब मैं जो अभी बोला था ना आपको, देखो यहाँ बोला था मैं आपको कि इन्होंने ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो कितने साल तक जज रहेगा, टेन्योर मतलब मिनिमम टेन्योर नहीं बताया। टेन्योर मतलब क्या, जैसे कि प्रेसिडेंट है वो 5 साल तक प्रेसिडेंट रहेंगे, वैसे सीजीआई वगैरह इनका टेन्योर नहीं बताया है, बस बोला इनको अपॉइंट कर दूँ। तो फिर उनको रिटायर कैसे करते हम, मतलब कोई आदमी तो फिर बन गया तो फिर हटेगा नहीं पूरी जिंदगी, वो जब तक नहीं टपकेगा तब तक, ऐसा नहीं होता ना। क्योंकि वो आप एक चीज़ लिखी ना कि कोई भी सीजीआई उसका वो सीजीआई तब तक रहेगा जब तक उसका एज 65 तक है। तो देखो और एक चीज़ बोली, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको अपॉइंट करने के टाइम हम ये देखते हैं कि सीनियर मोस्ट जो आदमी वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। अब सीनियर मोस्ट जो होता है वो वहाँ तक आते आते वो पूरा बुढ़ा, मतलब पूरा निकलने का उसका समय आ जाता है, उसका एज 60+ होता है। मतलब पिछले जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका एज कितना था, उनका एज 63 था, 64 था शायद, रंजन गोगोई का। फिर उसके बाद वो बने 1 साल में रिटायरमेंट। तो ऐसे होता है 1-2 साल में रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि 65 तो उनका ये है ना, और वहाँ तक आने के लिए उनका उतना एज हो जाता है पूरा। मतलब अपॉइंटमेंट जब होती है वो 60+ होती है। तो ऐसा होता नहीं कि कोई आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 10 साल तक रहे, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट को ही आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है। अगर शुरू वाले में पहले दूसरे को बनाते तो ठीक है, तो सीनियर मोस्ट जो होता है वो पहले बुढ़ा होता है बहुत ज़्यादा। समझ गए आप, यहाँ तक हमने देख लिया। आगे देखते हैं, आगे ओथ एंड अफर्मेशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ मतलब सीजीआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, इसको जब अपॉइंटमेंट की जाती है तो शपथ उसको कौन दिलाता है, उसको प्रेसिडेंट दिलाते हैं। देखो यहाँ पे ना, मतलब यहाँ पे ये क्या एक उल्टा चीज़ है, मतलब दोनों का याद रखने के लिए आपको बताता हूँ। जब सीजीआई का अपॉइंटमेंट होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब प्रेसिडेंट, जैसे अभी नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करना है, प्रेसिडेंट कौन है हमारे, रामनाथ कोविंद जी, तो फिर उसको शपथ कौन दिलाएगा, सीजीआई को प्रेसिडेंट दिलाएंगे। और बाद में इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट ये चले गए, दूसरे प्रेसिडेंट आए और सीजीआई वही। अब प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है मुझे बताएं, प्रेसिडेंट को सीजीआई शपथ दिलाता है। समझ गए, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है और प्रेसिडेंट इसको शपथ दिलाता है। बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों एक ही आदमी, मतलब दोनों एक ही, मतलब ये जाने के बाद दूसरा जब आएगा तब ये उसको शपथ दिलाएगा, और ये जब दूसरा जो आएगा ये जाने के बाद फिर उसको शपथ दिलाएगा। ऐसा होगा ही नहीं कि दोनों एक दूसरे से, मतलब समझ रहे, सेम आदमी को ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद इमेजिन करो, छोड़ो जान दो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। यहाँ पे देख रहा है टेन्योर क्या होता है, वही 65 एज होना चाहिए उसका। वो रिजाइन लिख सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उसको निकाला भी जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और उस पर अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्रेसिडेंट जो है हमारे वो फाइनली, अगर उसका एज डिसाइड करने में, अगर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई, वो एनी कुछ अगर उसके एज से रिलेटेड कोई दिक्कत हो जाती है, बाद में पता चलता है कुछ होली, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो डिसाइड करेंगे वही फिक्स होता है। अब रिमूव कैसे किया जाता है, देखो किसी भी जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, भले वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या बाकी जजेस हो, या देखो सुप्रीम कोर्ट का जजेस को निकालने की जो प्रोसेस है वही प्रोसेस हाईकोर्ट के जजेस को निकालने की। इसका मतलब ये जो प्रोसेस नहीं, किस किस पे रिमूवल जो है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ये कहाँ अप्लाई होती है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई उसको हटाने के लिए, हाई कोर्ट के जो जज है उसको हटाने के लिए, या हाई कोर्ट के बाकी जो दूसरे जज है ना इनको हटाने के लिए। तो सबके लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस सेम है। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको किसी भी जस्टिस को, मतलब जज को हटाना है तो 2 चीज़ें प्रूव होनी चाहिए। एक तो क्या, उसका मिसबिहेवियर, ये मिसबिहेवियर करता है, और उसका इनकैपेबल है, ये इस पद के लिए इनकैपेबल है। अगर ऐसा होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाईकोर्ट के जज को, यहाँ पे हाईकोर्ट का नहीं लिखा हुआ है, बट हाईकोर्ट का जब जज का रिमूवल आता है उधर वही लिखा है सेम, मतलब सेम एज द सुप्रीम कोर्ट, मतलब यही वहाँ पे लागू होने वाला है। अगर मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी ये प्रूव हो जाती तो आप अंडर द जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक रिमूवल, उसको निकालने का एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा लोकसभा से एंड राज्यसभा से। लोकसभा में उस रिजोल्यूशन को 100 लोगों ने साइन करनी चाहिए, और राज्यसभा ने उस रिजोल्यूशन का 50, मतलब राज्यसभा में 50 लोगों ने उसका समर्थन करना चाहिए, और वो स्पीकर और लोकसभा के स्पीकर के पास देना चाहिए लोकसभा वाला रिजोल्यूशन, और जो है और राज्यसभा का किसका, चेयरमैन के पास देना चाहिए। तो राज्यसभा के, लोकसभा के जो स्पीकर और जो चेयरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, उस मोशन को, जो मतलब मोशन पास करनी पड़ती है आपको, वही रिजोल्यूशन मोशन है कि, और वो मोशन को वो एडमिट करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो एक इंक्वायरी बिठाते हैं, समझ गए, 3 मेंबर कमेटी बिठाते हैं। तो 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन होता है, सीजीआई होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद या दूसरे जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और हाई कोर्ट के एक जज होते हैं, और उसके बाद डिस्टिंग्विश एक जुडिश होते हैं। ये 3 लोग डिसाइड करते हैं। अगर उनको पता चल जाता है कि ये आदमी जो है वो सच में मिसबिहेवियर किया है, इसका मतलब मिसबिहेवियर है इसका, और ये या एक तो मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी इस पद के लिए, अगर ऐसा हो जाता है फिर वो आता है रिजोल्यूशन, मतलब वो जो डिसीजन वो आता है पार्लियामेंट के पास। फिर पार्लियामेंट में दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से इनको निकाला जाता है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब कितना, 2/3, मतलब इतना आसान नहीं किसी हाईकोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। तो फाइनली प्रेसिडेंट पासेस द ऑर्डर ऑफ रिमूविंग द जजेस। तो बाद में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है उसको निकालने की ये कर देते हैं। कौन कौन होता है कमेटी में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज या डिस्ट्रिक्ट जूरिस। समझ गए, वापस बताता हूँ, अगर कोई
या जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हटाना है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक तो दो चीज़ें प्रूव होनी चाहिए, एक तो मिसबिहेवियर उसका होना चाहिए, या वो इनकैपेसिटी होनी चाहिए उसको उस पद के लिए, जज के लिए वो मतलब कैपेबल नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो फिर ऐसा होगा तो लोकसभा से आपको एक मोशन पास करना पड़ेगा, उस पर समर्थन होना चाहिए 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, इस सांसद लोग का। और राज्यसभा से वो एक रिजोल्यूशन में मोशन पास करना पड़ेगा, वहाँ पे 50 लोगों का समर्थन होना चाहिए। ये सारे के सारे दो जो मोशन है वो उन्होंने स्पीकर एंड चेयरमैन, रिस्पेक्टिव चेयरमैन और स्पीकर के पास देनी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के। फिर वो एक कमेटी बिठाएंगे, कमेटी में ये 3 लोग होंगे, ये 3 लोग कमेटी होगी, वो डिसाइड करेंगे और उनको पता है सच में ये मिसबिहेवियर किया इसने या इनकैपेसिटी, तो वो फिर पार्लियामेंट में बताएगा। फिर पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से ये वो मोशन को पास किया जाएगा और इनको निकाला जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से हमने अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जज जो आर्टिकल 1 to 6 126 वाला आर्टिकल जो है हमने उसको सही से पढ़ लिया एकदम डिटेल में। आगे देखते हैं, आगे देखो यहाँ पे, तो ये खत्म हो गया। अभी आगे देखते हैं आगे कौन सा, अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जज। अब एड हॉक जज मतलब क्या होता है? टेम्पोररी अगर किसी आदमी को जज बनाना है, देखो लैक ऑफ कोरम ऑफ परमानेंट जजेस टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर ऐसा लगता है सीजीआई को कि हमारा जो अभी परमानेंट जजेस जो चाहिए जितने, जैसे 34 है ना, अगर वो मतलब 25-30 ही है और बाकी रिटायर हो चुके हैं और बाकियों को अपॉइंट करना पर टाइम है, तो फिर क्या हो सकता है? ये जो हमारे सीजीआई ना, चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है ना, वो टेम्प्रोरी टाइम के लिए कोई भी हाईकोर्ट का जो जज है उसको फिलहाल एड हॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पद पर टेम्प्रोरी ज्वाइन करवा सकते हैं हाई कोर्ट के जज को। समझ गए आप? बस देखिए आप एक चीज़ याद रखो, बस वो जो जज है जिसको अपॉइंट करने वाले हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के। मतलब वो जो हमने क्वालिफिकेशन देखा था ना, क्या क्वालिफिकेशन था वो? 5 साल तक ये सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जज चाहिए और 10 साल तक इसने एडवोकेट मतलब होना चाहिए वो 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में। अगर ये होगा तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो सीजे मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उसके साथ कंसर्न करके और प्रीवियस कंसर्ट लेके प्रेसिडेंट का, वो उस आदमी को टेम्प्रोरी हाई कोर्ट का जज बना सकते हैं। समझ गए? उसके बाद आगे 136 128 देखो, कोई वही चीज़ है, कोई रिटायर आदमी जो रिटायर ये था जज था सुप्रीम कोर्ट का, आप उसको ना ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये मतलब जजेस की संख्या वो कम है और इनको टेम्प्रोरी किसी रिटायर आदमी को वहाँ पे टेम्प्रोरी जज बुलाना है, किसको? सीजीआई को। तो सीजीआई क्या करेगा? देखो ऐसे बुलाते नहीं यार, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ये प्रोविजन डाल के रखा है, ऐसा इनकेस होता है तो कभी कभार 1-2 बार हुआ है बस, ऐसे मतलब हर साल ऐसा नहीं होता कि रिटायर कोर्ट बुला लिया या किसी हाई कोर्ट को टेम्प्रोरी बुला लिया, ऐसा नहीं होता, बाकी लोगों को ही चुना जाता है। बट ऐसे प्रोविजन दिया, क्या पता कल क्या भरोसा, अभी किसी को पता था कोरोना होने वाला है, तो वैसी चीज़ें डाल के रखा है। तो अगर इसको रिटायर आदमी को वापस जज बनाना है तो फिर क्या हो सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कंसल्टेशन करेंगे उस सीजे ऑफ हाईकोर्ट से और प्रीवियस कंसल्ट लेंगे प्रेसिडेंट का और उसको अपॉइंट कर देंगे। यही चीज़ है बस, ये इतने आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं, देखो पहले वाले बहुत इंपॉर्टेंट थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, देखो सुप्रीम कोर्ट के पास ना रिकॉर्ड होता है सारा का सारा, वो मेमोरी एंड टेस्टिमनी के लिए सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखते हैं। और अगर कोर्ट ऑफ कंडेम मतलब कि कोई अगर कोर्ट का जो आदेश है उसका उल्लंघना करता है, समझ देगा, अवहेलना, उल्लंघना नहीं, मराठी हो गया उल्लंघना, किसी भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी अवहेलना करता है कोई भी बंदा, तो उसको ना सुप्रीम कोर्ट के पास पावर कि वो उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट मतलब जेल में ठोस सकते हैं, उसको विथ फाइन भी लगा सकते हैं या बोथ या दोनों कर सकते हैं। समझ गया? ये आर्टिकल 129 था। आगे सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो दिल्ली, समझ गए, परमानेंट सीट है वो सुप्रीम कोर्ट की। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है तो वो दूसरी जो जगह है उसको भी सुप्रीम कोर्ट की सीट मतलब बना सकता है। बस ही कैन टेक द डिसीजन ओनली विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट का अप्रूवल करके ही वो ले सकते हैं। एंड प्रोविजन इज ओनली फॉर ऑप्शनल नॉट कंपलसरी, मतलब वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आर्टिकल ये हो गए। उसके बाद 31 ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुडिक्शन कहाँ है, मतलब कौन से ऐसी चीज़ें जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे सकता है। देखो एज अ फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। वो फेडरल कोर्ट है ना, पूरे देश का कोर्ट है, इसलिए पूरे देश में जो अलग अलग जगह जो अलग अलग कांड होते हैं मतलब मैटर होते हैं उसको सॉल्व करने का अलग अलग पार्ट में देश के सॉल्व करने का काम किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो एक तो चीज़ देखो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसका किसी एक और अलग स्टेट के साथ अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको सॉल्व वो मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है और इन स्टेट एक स्टेट ही या स्टेट ऑन अदर साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन अदर साइड, मतलब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनके उसके खिलाफ किसी स्टेट कोई स्टेट ही या कोई स्टेट उसके खिलाफ दूसरी स्टेट ही, वो मैटर भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। या 2 स्टेट के बीच में कोई मैटर है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है। समझ गया? जैसे आपको बताता हूँ अभी क्या हुआ, कोरोना चल रहा था उस टाइम पे ना, ये जो कर्नाटक है, कर्नाटक से ना कुछ लोग केरला से कुछ लोग ना वो कर्नाटक में आते थे अपना इलाज करने के लिए। कर्नाटक का गवर्नमेंट ने क्या करते हैं, बॉर्डर पे ना कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट है, इधर लेफ्ट की, दोनों में बिल्कुल बनती नहीं, इन्होंने बॉर्डर पे ना सील मार दिया, इधर के लोग को उधर आने नहीं दिया। तो केरला वाले के कहा गए सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने बोला कि भाई साहब हमें खुल नहीं रहे, ये आर्टिकल 1 का वायलेशन है। आर्टिकल 1 में तो बोला है कि सारा देश एक है, समझ गए, और आर्टिकल 19 में भी बोला है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं अक्रॉस द कंट्री। तो कोरोना का ठीक है पर इलाज हमें अस्पताल हमारे पास कम है, हमें वहाँ जाना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कर्नाटक को कि भाई साहब
खोल दो, समझ रहे, ज़्यादा मतलब इतराओ मत। तो वही चीज़ है। तो दो स्टेट के बीच में अगर झगड़ा होता है तो फिर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, समझ गए। इन अबाउ फेडरल डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट हैज़ एग्जीक्यूटिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अब ये एग्जीक्यूटिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब क्या है, ये तीन अगर मैटर, तीनों में से कोई भी मैटर होता है ना, वो मैटर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, ये बाकी कोर्ट के पास नहीं जाता। अगर कर्नाटक और बॉम्बे का, अगर मतलब इंडिया का, महाराष्ट्र का अगर झगड़ा होता है तो मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसके वजह से इसके बाद देखो और भी देखो, जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड द फॉलोइंग। नीचे हुए जो चीज़ है उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन वो नहीं काम करता, मतलब ये जो टॉपिक्स है इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब पावर वहाँ पे चलता नहीं। डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी और एग्रीमेंट। प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले अगर हमारे देश की कोई ट्रीटी हुई किसी देश के साथ, फिर कैसे हुई होगी, वो अंग्रेजों ने अगर की होंगी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई उस पर पावर चलती नहीं, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। डिस्प्यूट राइजिंग ऑफ एन ट्रीटी एग्रीमेंट स्पेसिफिकली प्रोविजन जुडिक्शन डज नॉट एक्सटेंड, मतलब कोई अगर ट्रीटी एग्रीमेंट अगर किया है उससे अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाता नहीं। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, अगर पानी के दो स्टेट के बीच में पानी का विवाद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता नहीं, क्योंकि उसके लिए हमने इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है उसके अंदर एक ट्रिब्यूनल बनाया है। उस ट्रिब्यूनल में जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट वो ट्रिब्यूनल बनाए थे, और ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे कोई अधिपत्य नहीं, वहाँ पे कोई पावर है नहीं। मैटर रिलेटिंग टू फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कोई मैटर होता है तो सुप्रीम कोर्ट में वो जा नहीं सकते। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ सर्टन एक्सपेंसेस एंड पेंशन बिटवीन द स्टेट एंड स्टेट। देखो एक्सपेंसेस और पेंशन जो है स्टेट के बीच में, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ वर्डिक्ट नहीं दे सकता, वो गवर्नमेंट के पास है पावर है। ओरिजिनल डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन सेंटर स्टेट, मतलब कमर्शियल अगर पैसों से रिलेटेड स्टेट और सेंटर के बीच कोई झगड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें छलांग नहीं लगा सकता है। रिकवरी ऑफ डैमेज बाय स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, अगर सेंटर से कोई स्टेट है वो रिकवरी करना चाह रहा है, उस रिकवरी ऑफ डैमेज बाय स्टेट से अगेंस्ट सेंटर, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, उसके पास वो पावर है नहीं। यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद एपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द अपील। देखो ये मतलब क्या है, इसमें वही सलमान खान वाला केस है, अगर कोई हाईकोर्ट है वो कोई डिसीजन ले रहा है, पर उसको अगर लगता है कि वो जो डिसीजन है वो सबस्टेंशियल क्वेश्चन है ऑफ लॉ एंड जनरली, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है वो, और वो मतलब समझ रहेगा लॉ पे क्वेश्चन है, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो वो हाईकोर्ट मतलब उसको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन देना सही है, तो फिर वो क्वेश्चन मतलब वो चीज़ वो सुप्रीम कोर्ट के पास भेजता है। ये यहाँ पे लिखा है, समझ गए आप। जैसे कि कोई हाईकोर्ट हम देखते हैं ना कि ये वर्डिक्ट जो थे, ये मैटर किसी मद्रास हाईकोर्ट ने ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भेजा है, क्यों भेजा है कि उनको लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमसे कोई मतलब ये ना हो जाए कि तो सुप्रीम कोर्ट इसको वाला डिसाइड करे, बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चैलेंज लेके जाने से अच्छा सुप्रीम कोर्ट उसका डिसाइड करे। ये भी हमने देख लिया। आगे देखते हैं आगे क्या है, और यहाँ पे देखिएगा इन्फोर्समेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ये ना, ये जो केस है ना, ये भाई साहब मतलब ये ब्रह्मास्त्र, मैंने बताया आपको काफ़ी बार, में ये जो आर्टिकल है ना मैंने इसका काफ़ी बार जिक्र किया है, काफ़ी बार जिक्र किया है इसको। ये मतलब बहुत ही खतरनाक आर्टिकल है। ये आर्टिकल है 142, आर्टिकल 142, ये दिमाग में लगा लो आप, इसको एक बार पढ़ते आप। आर्टिकल 142 प्रोवाइड द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिडिक्शन मे पास सच ए डिक्री और make such a order as it is necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it। यहाँ से याद रखो आप, देखो सुप्रीम कोर्ट का पावर है आर्टिकल 142 के अंदर कि वो कंप्लीट जस्टिस कर सकता है इन एनी कॉज और एनी मैटर पेंडिंग बिफोर इट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी मैटर आता है ना, कोई भी चीज़ आती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ना उस पर डिसीजन दे सकता है। डिसीजन दे सकता है मतलब क्या, उसके लिए लॉ वॉ की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ये सारा वाले एक आदमी था जो सारा पता होगा आपको कंपनी, उसने ना वो जो चिट फंड है उसमें बहुत बड़ा घपला कर लिया, पैसे खा लिए और उतना स्मार्ट था वो, उसने इतना मतलब पेपर ऑन पेपर पे इतना सही से खेला, वो दूसरे लोग को उसने मतलब वहाँ पे फंसा दिया, खुद सेफ रहा। अब सबको पता था इसने पैसे खाए, पर उसके खिलाफ कोई प्रूफ ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको जेल में डाल दिया, तो उसके वकील वहाँ पे जाकर चिल्लाने लगे कि आपने जुडिशियल जो मतलब उसके खिलाफ कोई जांच प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, आप उसको ऐसे उठा के अंदर नहीं डाल सकते, ये नहीं कर सकते। तो उधर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उसने बस बोला, उसने बोला तथास्तु, आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 के अंदर हम कंप्लीट जस्टिस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए। तो देखो ये सुब्रमण्यम नाम था उसका, सुब्रमण्यम जो सहारा वाला था। उसके बाद नेशनल एंथम इन थिएटर, हम थिएटर में जो नेशनल एंथम करते हैं ना, वो खड़े हो जाते हैं ना, पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो कि सबने खड़ा होना चाहिए, गवर्नमेंट का डिसीजन है। उसके बाद ये जो हाईवे ना, हाईवे से 500 मीटर तक, आधा किलोमीटर तक वहाँ पे दारू वारू बंद है सब, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये भी चीज़। उसके बाद लास्ट में क्या है, सॉरी आर्टिकल 143, उसमें क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट विद सुप्रीम। देखो प्रेसिडेंट जो है अगर उनको लगता है ना कि पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट पब्लिक इंटरेस्ट विच इज राइजन बिफोर, उनके पास अगर आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के साथ उससे रिलेटेड कोई डिस्कशन कर सकते, मतलब कर सकते नहीं करते।
तो इस तरीके से हमने ये आर्टिकल देखो 143 तक देख लिया। बाकी ये जो आर्टिकल है ना आगे वाले, ये इस पर कोई क्वेश्चन आता नहीं, बस ये सुप्रीम कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। समझ गए आप, यहाँ तक 147 तक है। तो इस तरीके से हमने ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर था, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या था वो देख लिया और आर्टिकल्स देख लिया। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ इंडिपेंडेंस है, वो क्या है वो देखते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट के पास है ना, यहाँ पे देखो क्या क्या है, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सिक्योरिटी टेनर। इनका सिक्योरिटी टेनर और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है ना उसको अपॉइंट कैसे किया जाता है पता है क्या? 3 जजेस की कमेटी होती है, वही उनको डिसाइड करते हैं। 3 जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो डिसाइड करते हैं कि आगे जज कौन बनेगा या कौन होगा। तो ये गवर्नमेंट नहीं करता, इसकी वजह से ये इनके पास ये एक खुली सहूलत है, मतलब ये खुद ही अपॉइंट कर सकते हैं, खुद को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही उनके दूसरे जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है और उनका सिक्योरिटी ऑफ टेनर वो इंश्योर है। उनका जो पैसा आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, इसके वजह से वो वहाँ पे पार्लियामेंट में वोटेबल नहीं। इसका मसले वो गवर्नमेंट को कितना भी उंगली करे, इनका पैसा वैसे कोई काट नहीं सकता। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस। अगर जजेस कुछ भी करता है कोर्ट में तो वो कहीं पे भी डिस्कस नहीं होता, कोर्ट यहाँ पे पार्लियामेंट कहीं पे भी नहीं होता। इसके वजह से ये भी एक बस खुली छुट्टी है। रिटायरमेंट के बाद इनको बैन नहीं, रिटायरमेंट के बाद ये कहीं पे भी जाके मतलब सर्विस नहीं कर सकते, वापस जाके सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन नहीं कर सकते। ये भी एक वो चीज़ है। आपको पता है क्या, एक ने कहा राम जेठमलानी नाम का एक वकील है सुप्रीम कोर्ट का, राम जेठमलानी। आपको उसका एज अभी फिलहाल 2-3 साल पे 92 था, अभी मतलब 95 के आसपास, 93, 94 या 95 उसका एज होगा। वो जो वकील है ना उसका जो सैलरी ना वो कितना पता है आपको? मतलब सैलरी नहीं एक्चुअली, वो केस लड़ने के कितने पैसे लेता है पता है क्या? 1 करोड़ 2 करोड़ इतने पैसे लेता है। और उसको इतना बार ऑफर आया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाओ, ये बन जाओ, वो बना ही नहीं। क्यों नहीं बना पता है क्या? उसको पता था ये चीज़ कि 65 एज होने के बाद मैं क्या हो जाऊँगा, रिटायर हो जाऊँगा। और उधर पैसे आते 2-2.5 लाख रुपये वहाँ पे सैलरी आती है, कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। और 65 एज के बाद कोई काम ही नहीं कर सकते, हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसकी वजह से उसने वो प्राइवेट ही रहा, उसने वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना ही नहीं। उसके बाद फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। सुप्रीम कोर्ट का पावर है कि वो अपना स्टाफ अपॉइंट करने की उनके पास फ्रीडम है। इस जुडिक्शन कैन नॉट बी कट, मतलब उसका जुडिक्शन वो उसको कट नहीं किया जा सकता। हमने वो देखा था ना, बढ़ा सकते हैं जुडिक्शन, कम नहीं कर सकते। और सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो एग्जीक्यूटिव जो है हमारे देश के पॉलिटिकल या जो है उनसे सेपरेट है। इसकी वजह से उस पर कोई मतलब आपत्ति नहीं आ सकती। तो इस तरीके से हमने ये जो 3 चीज़ें थी वो देख ली। और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चैप्टर था उसको आज हमने खत्म कर लिया। ये 9 के 9 जो चैप्टर थे उसको हमने खत्म कर लिया। कल के लेक्चर में हम वो देखेंगे पार्ट 4, और जिसका नाम है अलग जो यूनिट है नेक्स्ट वाला, उसका नाम है स्टेट गवर्नमेंट। समझ गए? तो यहाँ तक हमने आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, इन्जॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।